वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछते आते हैं और ये एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसके बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों कराते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो वो देख लेते हैं। ब्रीदिंग नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो हम एयर को इन एंड आउट करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करानी है हमें। ओके, ब्रीदिंग से हमें मतलब थोड़ा बहुत आइडिया यही लग रहा है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जब भी कोई ऐसे कि हमारी पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है, कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, सीओपीडी डिजीज़ है, जैसे कि एम्फाइसीमिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया हमारे पर लंग्स में, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ हो गई, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो हमारे लंग्स में हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, हमारी लंग्स होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, वो एयर को इन आउट नहीं करते, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अच्छे से नहीं करते प्रॉपर तरीके से। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट की जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। उन मसल्स को हमें फिर से इम्प्रूवमेंट, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए और उनके उनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी जो पेशेंट होते हैं, मीन्स बहुत टाइम से बेड रिटन है और हैवी वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर डे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उनमें थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। उनका जो रेट होता है ब्रीदिंग ब्रीदिंग का, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। उसके लिए भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुना होगा कोविड के टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था उसका, क्योंकि जिससे कि हम जो पर्सन थे, जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्हें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे थे, चेस्ट थेरेपी दे रहे थे। जो कफिंग होता है उनका कफ निकाल रहे थे, मतलब चेस्ट थेरेपी दे के, और मसल्स जो होती हैं हम उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कहाँ पे रोल होता है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद जैसे कि हम सपोज़ कर लेते हैं रेस्पिरेटरी में जो लंग्स है हमारा, उसको कोई भी लोब है, वो उसकी हम सर्जरी कराते हैं। तो सर्जरी कराने के बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। और उसके रिब केज है और बाकी जो पूरे थोड़े से मसल्स हैं, पेक्टोरिस मेजर माइनस हैं, ये सारी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि कोई भी सर्जरी होती है, बेड रिडन पर्सन है, और कोई भी हार्ट सर्जरी हो गई या पल्मोनरी सर्जरी हो गई, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत टाइम तक वो बेड पे रहता है, तो उससे कोई भी और अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, कि वो कोई भी वर्क नहीं करता है तो कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसके लिए भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, आगे हम देखते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वेंटिलेटरी ट्रेनिंग आर फंडामेंटल इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़। तो इसका क्या है, ये कि एक्सरसाइज है, वेंटिलेटरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के फॉर्म में हम देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम प्रिवेंट करते हैं एंड मैनेज करते हैं कोई भी एक्यूट क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ हुई है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमिया हो गया, अस्थमा हो गया, फिब्रोसिस हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है, तो उनके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक्सरसाइज दैट इन्हांस रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय इम्प्रूविंग वेंटिलेशन। और क्या करते हैं ये एक्सरसाइज, क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन होता है आईसीयू में है, कोई भी सर्जरी होने के बाद उसके जो पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन है, तो वेंटिलेशन पे है, जैसे आईसीयू में वेंटिलेशन पे होते हैं, तो वहाँ पे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसे हम बैलेंस में ला सकते हैं, उसका अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्ट्रेंथनिंग रेस्पिरेटरी मसल्स एंड इंक्रीज एंडुरेंस। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, वो भी अभी आगे देखेंगे हम। वो जो मसल्स होती हैं उनको हम स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाने के लिए, उनके एंडुरेंस, उनकी पावर को बढ़ाने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। एंड क्या है, इट इज़ यूज टू पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। इसका यूज़ किस में है, मेन पॉइंट हमारा ये है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं।
आपको समझ आया होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है, क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं गोल क्या है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम क्यों ही करा रहे हैं वो समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया, वही इन पॉइंटों में है। कोई पर्सन आता है जिसकी पल्मोनरी डिजीज़ है, तो हम उसको इसकी एयरवे को और अच्छा बैलेंस में ला सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को अच्छा कर सकते हैं, और जो भी मतलब हमारी मसल्स है वीकनेस हो गई उनको हम अच्छे से मूवमेंट करा सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और कोई भी स्ट्रेस है, पेन है, वो भी कम हो सकता है। तो ये सारे इसके गोल्स होते हैं। हमारा गोल होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने का। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव वेंटिलेशन, अच्छा वेंटिलेशन देने के लिए, एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कफ। कफ में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रोल होता है, जैसे चेस्ट थेरेपी हो गया हमारा, कफ को निकालने के लिए हम इसका भी, और रेट को हम अपनी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड प्रमोट एयरवे क्लियरेंस, जैसे कि कोई जो हमारी एयरवे है जैसे ट्रैकिया है उसको क्लीन करने के लिए, जैसे कोई भी कफ है उसमें कफ जमा हो गया बहुत टाइम से, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव हमारे ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, मसल्स का कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मेंटेन एंड इम्प्रूव चेस्ट एंड थॉरैसिक स्पाइन मोबिलिटी। अब क्या होगा, जैसे पर्सन है वो बेड रिडन है और पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन है, तो वो क्या मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हम एक्सरसाइज करा के उसका जो चेस्ट की मोबिलिटी है, थॉरैसिक की मोबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मोबिलिटी को मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिलीफ स्ट्रेस। क्या करना है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, एंड जो पर्सन है स्ट्रेस फील हो रहा है उसे रिलीफ करना है। तो ये सारे हमारे गोल होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने के। बहुत सारे गोल हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल हैं, बहुत अच्छी गोल हैं, इन्हें हमें ज़रूर पता होना चाहिए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ थॉरैसिक केज। कैसे कैसे मूवमेंट करा सकते हैं आप थॉरैसिक केज, जो पर्सन का हमारा हो गया पूरा थॉरैसिक केज, स्टर्नम और रिब्स हो गई, तो हम पूरी जो मेरा थॉरैसिक केज हो गया, जैसे ये हमारा डायफ्राम हो गया, या अपेक्स हमारा बेस, दोनों लोब है, ट्रैकिया है बीच में, तो ये हमारा पूरा क्या है थॉरैसिक केज हो गया। थॉरैसिक केज में कैसे मूवमेंट कर, एक थॉरैसिक लिड हो गया, अपर कॉस्टल सीरीज हो गई, लो कॉस्टल सीरीज, डायफ्राम हो गया, थॉरैसिक लिड में यहाँ का जो अपेक्स वाली एरिया आता है वो हो गया, अपर कॉस्टल एंड मिडिल कॉस्टल आ जाता है, लोअर कॉस्टल आ जाता है, डायफ्राम मिडिल। तो ये हमें एक एरिया होते हैं जिन्हें मूवमेंट कराना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ गाइडलाइंस हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने से पहले कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो ब्रीदिंग होता क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ब्रीदिंग में क्या होता है, हम एक्सचेंज होती है एयर इन, और जो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, एयर को हम इन एंड आउट करते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, तो हमारे थॉरैसिक केस होता है, लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, उसमें क्या होता है एयर आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड कर जाते थे इंस्पिरेशन में। और एक्सपिरेशन में क्या होता है, जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो थोड़ा सा फोर्सफुल होता है, तो उससे क्या होता है जो हमारा साइज थोड़ा सा किसका एक्सपेंड हुआ था वो डिक्रीज हो जाता, कम हो जाता है, और हमारी जो CO2 की फॉर्म में एयर होती है वो बाहर पास आउट हो जाती है। तो ये हमारा ब्रीदिंग होता है, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब हम जब भी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आपको उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जब भी आप पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एडवाइस दे रहे हैं तब। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है चूज़ ए एरिया। आप जिस भी मतलब सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है हमें किस एरिया पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट अपने आप कंफर्ट फील कर सके, वेंटिलेशन हो, अच्छे से हवा आ रही हो,
क्लीन एरिया हो, मतलब वहाँ पे पेशेंट अपने आप को अच्छा फ़ील करे, तो ऐसा हमें एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। एंड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी रखनी है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन होना चाहिए, जिससे पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबली फ़ील कर सके और आपके साथ भी कंफर्टेबल फ़ील कर सके। एंड नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड असिस्ट ब्रीदिंग पैटर्न। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है उसका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वो कितनी फास्ट इंस्पिरेशन कर रहा है या कितनी फास्ट एक्सपिरेशन कर रहा है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट के साथ। एंड उससे बातचीत करते हुए उसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि पेशेंट को पता ही नहीं लगे कि ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। एंड नेक्स्ट है कि टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप पेशेंट को बताओगे कि आपको रिलैक्सेशन टेक्निक क्या फॉलो करनी है, जो अभी हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे आपको इस मतलब कितने टाइम में कितने आराम से इंस्पिरेशन करना है, कैसे एक्सपिरेशन करना है, मुंह से सांस लेनी है, नोज़ से सांस लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निक उसको बतानी है पेशेंट को। एंड नेक्स्ट है पेशेंट प्रैक्टिस द करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न। और उसके बाद आपको ये सारी एक एक्सरसाइज भी बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, उसके बाद पेशेंट से कहेंगे कि आप उसे प्रैक्टिस करो उस पैटर्न को ब्रीदिंग कर। सो ये हमारी गाइडलाइंस होती है क्योंकि पेशेंट उन चीज़ों को फॉलो करेगा, और हम जब उन्हें पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तभी तो हम उसे अच्छे से गाइडलाइंस दे पाएंगे, उसे बता पाएंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। सो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मसल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती है हमारे रेस्पिरेशन में। अब कौन कौन सी मसल्स होती है जो इन्वॉल्व होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स। कौन कौन सी इंस्पिरेटरी मसल्स होती हैं? दो टाइप से होती है, प्राइमरी एंड एसेसरी। प्राइमरी मसल्स कौन होती है? और जैसे कि हम आप अपने आप से फील करें, जैसे आपने इंस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन को लिया, तो उसके बाद प्राइमरी कौन सी ऐसी मसल्स है जिसने मूवमेंट किया, जैसे कि हमारा हो गया डायाफ्रैगमेटिक मसल। हमारा डायाफ्रैगमेटिक मसल्स क्या होगी? तुरंत मूव करेगी जैसे आपने इंस्पिरेशन किया। एंड एसेसरी मसल्स क्या होती हैं? जो इस डायाफ्रैम मसल्स को मतलब हेल्प कराती हैं और ऑक्सीजन को लेने में हेल्प कराती है, इंस्पिरेशन में हेल्प कराती है, जैसे कि हमारा स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड हो गया, आप इसे फील कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटिस एंटीरियर मसल एंड स्केलाइन। तो ये सारी मसल्स क्या होती हैं? हेल्प करती हैं इंस्पिरेशन करने में। आप थोड़ा सा वीडियो को पुश करके एक बार फील करिए इंस्पिरेटरी मसल्स कैसे वर्क करती हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपीरेटरी मसल्स। एक्सपीरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है? जब भी आप जो ऑक्सीजन जब आपने एयर ली थी उसे CO2 के फॉर्म में आपको आउट करना है, पास आउट करना है, तो उसमें क्या होती है? दो मसल्स उसमें भी इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मसल्स। प्राइमरी मसल्स में कौन सी होती है? हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारे रिब केस के बीच में होती है। इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प कराती है एक्सपिरेशन में। एंड सेकेंडरी एब्डोमिनल मसल्स, जो एब्डोमिनल की मसल्स होती है वो हेल्प कराती हैं। इसे भी आप फील करिएगा वीडियो को पुश करके। सो आई होप जब आपने फील किया हो तो आपको समझ आया होगा मसल्स कैसे वर्क करती हैं इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। नेक्स्ट कुछ प्रिकॉशन भी है, जैसे कि आपके जब आपने पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशन होते हैं कुछ, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि आप एक्सरसाइज करा ही रहे हो, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए प्रिकॉशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी पेशेंट को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको इन चीज़ों को कि पेशेंट कैसे इंस्पिरेशन कर रहा है, कैसे एक्सप्रेशन कर रहा है, और उसके जो साइज़ है रिब केस का कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा ऑब्जर्व करना है आपको। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेवर अलाउ फोर्सफुली एक्सप्रेशन। मीन्स पेशेंट को आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली एक्सप्रेशन कराना है, नॉर्मली आप इंस्पिरेशन करो, नॉर्मली एक्सप्रेशन करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट अलाउ टेक ए वेरी प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशन। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको एक्सप्रेशन करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू इनिशिएट इंस्पिरेशन विद द एसेसरी मसल्स एंड द अपर चेस्ट। आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे इंस्पिरेशन करते हो तो आप एसेसरी मसल्स के साथ आप और अपर चेस्ट के साथ आप अपने इंस्पिरेशन को फील करके आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली आपको जैसे सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं ऐसी प्रोसेस करनी है। एंड नेक्स्ट हमारा है अलाउ द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग। मीन्स पेशेंट को आपको बताना है कि आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, पर डीप ब्रीदिंग लेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा और हमारे जो
हमारे जो मसल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, जो इन मसल्स हमारी स्ट्रेंथ होगी उनमें बढ़ेगी। और क्या ये 3 to 4 टाइम मीन्स हमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ही करना है। ये नहीं है कि आपको डीप ब्रीदिंग बोला गया है तो आप डीप ब्रीदिंग ही करा रहे हो पेशेंट को, ऐसा नहीं है। डीप ब्रीदिंग देनी है तो 3 to 4 टाइम्स ओनली हम करा सकते हैं डीप ब्रीदिंग। ओके, तो कुछ प्रिकॉशन है, इन्हें याद रखना है और इनको याद रखते ही आपको एक्सरसाइज करानी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। टाइप्स में 4 टाइप्स के होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है कि हम जो ब्रीदिंग ले रहे हैं वो हम डायाफ्रेम की हेल्प से, जो हमारी डायाफ्रेम मसल्स है, डायाफ्रैग्मेटिक मसल्स है, वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हेल्प कर रही है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे आपको पेशेंट है उसे एक्सरसाइज करानी है, वो पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है, किस पोजीशन में थेरेपिस्ट रहेगा और कैसे इसे हम अच्छे से पेशेंट को भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ग्लोसोफेरेंजियल में हम यही है कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है और मसल्स की जो वीकनेस है उसे कम करना, इम्प्रूवमेंट लाना है। एंड पर्स लिप ब्रीदिंग होता है, एक सेगमेंटल ब्रीदिंग होता है। सेगमेंटल में भी टाइप है लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर बेशल एक्सपेंशन एंड राइट मिडिल लोब, या हम इसे लिंगुअला एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग था। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या था, क्या हमारा गोल होना चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हुए, और क्या इसके इम्पॉर्टेंट रोल है, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग का। जो आपको समझ में आ ही गया होगा ब्रीदिंग पहले क्या होता है। ब्रीदिंग में हम जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है इन एंड आउट करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं। और इंस्पिरेशन में क्या है, हमारी जो लंग्स होते हैं उनके वो एक्सपेंड कर जाते हैं, एंड एक्सपिरेशन में क्या होता है, लंग्स का साइज होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में समझ ही गए होंगे क्या हमारा गोल होना चाहिए, क्यों हम देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये वीडियो। सो अगर आपको समझ आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।